हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कोशिका कोशिका जीवन इकाई चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और आशा करता हूँ आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी देख लिया होगा और अच्छे से अपना रिवीजन भी करके आए होंगे। तो आज हम डायग्राम बनाने वाले हैं और उसमें भी आज हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जंतु कोशिका, जो थोड़ा मैंने बना लिया है और बाकी आपके साथ बताऊंगा। जो इसके नाम हम लिखने हैं वो आपके साथ लिखूंगा। तो देखो ये हमारी जंतु कोशिका है। इसमें ये वाली जो संरचना पाई जा रही है, देखो ये कैसी संरचना हमारी उंगली जैसी संरचना, जैसे हमारी उंगली की संरचना ऐसी है संरचना है। इस संरचना का क्या नाम है? इस संरचना का नाम होता है माइक्रोविली। यानी कि ये वाली संरचना जो है हमारी इकाई की संरचना है माइक्रोविली। माइक्रोविली या उंगली नुमा संरचना। उंगली नुमा संरचना, ये क्या संरचना है? उंगली नुमा संरचना है। अब देखो ये क्या हमारा केंद्र, ये जो बनाया केंद्रक, और ये क्या हमारे अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि हमारा केंद्रक है। केंद्रक, और ये क्या हमारी ब्लू कलर की अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखो जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, तो इसमें कई हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं। जो हमारे कौन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारे केंद्र के पास होगी, उस पर क्या पाए जाएंगे? हमारे राइबोसोम पाए जाएंगे। यानी कि जो सी ये वाली हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो केंद्र के पास दिख रही है हमें, यानी जो केंद्र के हमें पास दिख रही है, उसमें क्या पाए जाएंगे? हमारे गुणसूत्र पाए जाएंगे। ओ सॉरी, केंद्र के पास वाले पे हमारे क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। यानी कि जो ये हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इस पे क्या पाए जाएंगे? डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ मैं, राइबोसोम। और ये केंद्र पर भी पाए जाते हैं, केंद्र के बाहर वाली। तो ये हमारे किस पे पाए जा रहे हैं? राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर वाली सतह पे। तो हम कह सकते हैं जो जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो खुदरी और एक चिकनी। अब मान लो जैसे कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, अब इसके ऊपर मैं एक जगह ये मार्कर रख दूं और एक जगह रख दूं, तो ये हमें कैसे दिखेगी? ये हमें खुरदरी दिखेगी। जैसे मान लो ये राइबोसोम का कार्य कर रहे हैं मार्कर, ये हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो ये कैसी है? खुदरी दिखेगी। और तभी मैं इन्हें हटा दूं, तब ये कैसी होती है? बिल्कुल चिकनी बच्ची। तो हमारी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी और एक होती है खुदरी। यानी कि जिस पर ये राइबोसोम दिख रहे हैं, ये कैसी होगी? हमारी खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और देखो जो केंद्र से दूर है उस पर राइबोसोम नहीं है, तो हम क्या कहते हैं जो केंद्र से दूर है वो क्या चीज? अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारी, वो हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जालिका। अब देखो जो हमारा केंद्र है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, यानी क्रोमोटिन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? और गुणसूत्र। यानी जो केंद्र के अंदर है, ये कैसा हमारे क्रोमोटिन होते हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र भी कहते हैं। ये क्या हमारा अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि हमारे केंद्र के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब देखो जो हमारा केंद्रक है,
इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होगा, और जो ये हमारी कोशिका है इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा। अब जो कोशिका द्रव्य है वो अगर केंद्रक में जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा, केंद्र, ये वाली जो जगह दिख रही है हमें यहाँ से जाएगा। और जो केंद्रक का द्रव्य है अगर वो कोशिका में जाएगा वो भी यहाँ से जाएगा। यानी कि ये क्या हमारे केंद्रक छिद्र, जहाँ से क्या होता है कोशिका और केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता है। यानी कि ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये वाले छिद्र दिख रहे हैं हमें केंद्रक के, ये क्या हमारे केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र। और ये जो संरचना दिख रही है हमें, ये किसकी संरचना है हमारी, गोल्जी बॉडी की संरचना। यानी कि ये क्या है हमारी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब देखो ये क्या, ये किसकी संरचना, ये हमारी गोल्जी बॉडी है, और किसकी संरचना है ये क्या हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, या हम इसे सूत्रकड़ी का भी कहते हैं, यानी कि सूत्रकड़ी का। सूत्रकड़ी का या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब देखो, अब जो हमारी ये कोशिका होती है इसमें कई इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कोशिका पिंजर। कोशिका, ये क्या होते हैं हमारे कोशिका पिंजर। और और इसमें एक संरचना और पाई जाती है हमारी जंतु कोशिका में, इस तरीके की। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे लाइसोसोम। ये क्या है हमारे लाइसोसोम। और इसमें एक संरचना और पाई जाती है ऐसी। अभी ये वाली जो ब्लू कलर की आपको गोल गोल संरचना दिख रही है, ये किसकी होती है, यानी कि जो ये ब्लू कलर की संरचना है ये क्या है हमारी, ये है हमारी सूत्रकणिका। सूत्र और सॉरी सूक्ष्म काय, सूत्रकणिका तो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारे सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय। अब देखो ये हमारी पूरी कोशिका का चित्र बन गया है, जंतु कोशिका का चित्र बन गया है। और इसमें एक संरचना और पाई जाती है बिल्कुल केंद्र के पास, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, यानी कि ये वाली जो संरचना होती है ये काय की संरचना होती है, ये होते हैं हमारे कारक काय। कारक काय। ये पूरी जंतु कोशिका का चित्र बन गया है। अब इसे बना लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हमने जंतु कोशिका का डायग्राम दे लिया, अब हम बनाते हैं पादप कोशिका, जिसमें कुछ मैंने बना लिया है और बाकी आपके साथ मिलकर बनाऊंगा। तो देखो इसमें जो ये बाहर की संरचना पाई जाती है, यानी कि ये वाली जो संरचना आई थी ब्लैक कलर से दिखाई है मैंने, ये किसकी संरचना है, ये हमारी कोशिका भित्ति। ये है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और जो इसके अंदर वाली जो लाइन बनाई है मैंने ब्लू कलर से, ये कौन सी संरचना, ये है हमारी कोशिका झिल्ली। ये है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और ये क्या हमारा, ये है हमारा केंद्रक।
ये हमारा केंद्र। अब केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा, केंद्र के अंदर पाया जाएगा हमारा अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि ये क्या हमारा अनुवांशिक पदार्थ। अनु अनुवांशिक पदार्थ। अब ये जो संरचना, अब देखो ये ब्लू कलर की है, ये किसी संरचना हमारी अंतःप्रागब्य जालिका, यानी कि ये हमारी अंतःप्रागब्य जालिका। अंतःप्रागब्य जालिका, और अंतःप्रागब्य जालिका हमारी जो केंद्र के पास होगी उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें पाए जाएंगे हमारे राइबोसोम, यानी कि ये इस पे क्या पाए जा रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये है इस पे राइबोसोम। ये केंद्र की बाहर वाली सतह पर भी पाए जाते हैं। अब देखो, जब इसके इस पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो ये खुजली होगी, जैसे मान लो ये अंतःप्रागब्य जालिका है मेरा हाथ, अब इस पर मैं ये राइबोसोम रख दूं तो ये कैसी होगी अब, यानी कि इसी परत कैसी होगी अब, खुदरी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं जिस पर राइबोसोम है वो कैसी अंतःप्रागब्य जालिका हमारी, खुदरी अंतःप्रागब्य जालिका। यानी कि ये कौन सी, खुदरी अंतःप्रागब्य जालिका, खुदरी अंतःप्रागब्य जालिका। और ये क्या है हमारी, ये हमारी, और जो केंद्रक से दूर होगी, यानी जो जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो कैसी जालिका होगी हमारी, वो होगी हमारी चिकनी अंतःप्रागब्य जालिका। यानी कि ये वाली कैसी जालिका हमारी, चिकनी चिकनी अंतःप्रागब्य जालिका, जालिका। अब ये क्या हमारा, ये हमारी गोल्जी बॉडी, ये क्या है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब ये क्या है, ये है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, ये हमारी सूत्रकणिका या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब देखो जो हमारी पादप की कोशिका होती है उसमें क्या पाई जाती है, हमारी रिक्तिका पाई जाती है, जिससे हमारा केंद्र थोड़ा किनारे पर होता है। तो ये क्या हमारी रिक्तिका, शोर बड़े गंदे, ये क्या हमारी रिक्तिका, रिक्तिका। अब ये रिक्तिका है, अब इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कोशिका पिंजर, यानी कि ये वाली जो संरचना हमें दिख रही है ये क्या है हमारी, ये है हमारे कोशिका पिंजर, कोशिका पिंजर। अब देखो ये हमारे कोशिका पिंजर है, और ये जो संरचना दिखाई दे रही है हमें, ये क्या है, ये है हमारा हरित लवक, यानी कि ये हमारा हरित लवक है, हरित हरित लवक। अब इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना और पाई जाती है। तो ये क्या होंगे हमारे, यानी जो जो ये वाली संरचना ब्लैक ब्लैक गोल गोल दिख रही है आपको, ये क्या है हमारी, ये हमारे सूक्ष्म काय, यानी कि किसकी संरचना हमारी सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय, ये हमारे सूक्ष्म काय है। यानी कि जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें हमारी रिक्तिका जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, जो हमारी पादप कोशिका का 90% हिस्सा घेरे रहती है, बाकी 10% हिस्से में ये सब रहते हैं। अभी तो मैंने आपको बड़े दिखाए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस डायग्राम को बनाए और इसे नोट कर लें।
अब हमने जंतु कोशिका का भी डायग्राम बना लिया और पादप कोशिका का भी डायग्राम बना लिया। अब इन दोनों कोशिकाओं में हम फर्क करेंगे यानी कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग कैसे होती है या जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे अलग होती है, यानी कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो हम एक तरफ लिख लेंगे पादप कोशिका, पादप, एक तरफ लिख लेंगे जंतु, जंतु को यानी जो हमारी जंतु कोशिका होगी उसको हम इंग्लिश में एनिमल सेल कहेंगे और जो हमारी पादप कोशिका होगी उसे हम प्लांट सेल कहेंगे। तो जो हमारी पादप की कोशिका होती है इसमें क्या पाई जाती है, इसमें हमारी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बल्कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी कि जो हमारी पादप कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, कोशिका भित्ति उपस्थित, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। अब जो हमारी पादप कोशिका होगी उसमें क्या पाया जाएगा, हमारा हरित लवक पाया जाएगा, बल्कि जंतु कोशिका में हमारा हरित लवक नहीं पाया जाएगा, यानी कि इसमें हरित लवक भी होगा, हरित हरित लवक उपस्थित, और इसमें हरित लवक हमारा अनुपस्थित होगा, हरित लवक अनुपस्थित, यानी कि जो हमारा हरित लवक है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी पादप की कोशिका होती है वो तो प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक होता है, हमारा हरित लवक सहायक होता है। तो अब हरित लवक हमारा पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और जो हमारा तारक काय होता है, तारक काय, जो हमारे तारक काय है वो पादप कोशिका में उपस्थित होगा, वो सॉरी अनुपस्थित होगा, और हमारी जंतु कोशिका में उपस्थित होगा, यानी कि तारक काय अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा, और जो हमारी जंतु की कोशिका है उसमें तारक काय हमारा उपस्थित होगा, तारक काय उपस्थित, उपस्थित। अब देखो जो हमारी पारक की कोशिका होती है और जो जंतु की कोशिका होती है, जो हमारी जंतु की कोशिका थी उसमें केंद्र कहाँ था, हमारे मध्य में था, और जो हमारी पादप कोशिका थी उसमें केंद्र कहाँ था, हमारा किनारे पर था। किनारे पर किस लिए था, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हमारी रिक्तिका पाई जाती है, जो हमारा 90% कोशिका का हिस्सा घेरे रहती है, जिससे जो हमारा केंद्र है वो किनारे पर पहुंच जाता है, यानी कि पादप में जो हमारा केंद्र होगा वो कहाँ होगा, किनारे पर, यानी कि इसमें केंद्र किनारे पर, केंद्र किनारे पर, और इसमें मध्य में केंद्र मध्य में, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये अंतर है, मैंने लिख दिए, इन्हें नोट कर लें। और जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो हमारे पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं, इसे नोट करें। अब देखो जितनी भी कोशिका अंग हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं, वो कोशिका द्रव्य में, यानी कि हम क्या सकते हैं जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका का महत्वपूर्ण स्थल होता है जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, यानी कि जितनी भी कोशिका में रासायनिक क्रिया अभिक्रियाएं होंगी वो कहाँ होंगी, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि जो हमारे सभी जो कोशिका अंग है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे कोशिका द्रव्य में। तो हमारी जो अभिक्रियाएं वो भी कहाँ होंगी, कोशिका द्रव्य में, यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य कोशिका का महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर अनेक अभिक्रियाएं होती है। कोशिका द्रव्य कोशिका का महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती होती है।
यानी कि जो हमारा कोशिका द्रव्य है वो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर हमारी रसायन क्रिया संपन्न होती है या होती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज में टूटना एग्जाम्पल। ग्लाइकोलाइसिस का किसमें टूटना, ग्लूकोज में टूटना। ग्लूकोज में टूटना। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है वो किसमें टूटता है, वो किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। और कहाँ टूटता है, हमारी कोशिका द्रव्य में ही। तो जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है, इसे नोट करें। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर करेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ हम लिख लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिख लेंगे हम यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये किसमें पाई जाती है, यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका ये किसमें पाई जाएगी, जीवाणु में पाई जाएगी, माइक्रोप्लाज्म में और नीरहलित शैवाल में। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और किसमें, नील हरित शैवाल और किसमें, माइक्रोप्लाज्मा में। माइक्रो माइक्रोप्लाज्मा में। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोश और जो हमारी sorry, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका ये किसमें पाई जाएगी, ये मनुष्य में पाई जाएगी, जीव जंतु और पादप में पाई जाएगी। यानी कि मनुष्य, मनुष्य, जीव जंतु और पादप। हम पादप में हमारी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें हमारा सुविक्षित केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में सुविक्षित केंद्रक उपस्थित होता है। यानी जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें सुविक्षित केंद्रक हमारा अनुपस्थित होगा। यानी कि सुविक्षित केंद्रक अनुपस्थित। सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित। और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होगी इसमें हमारा उपस्थित होगा। यानी कि सुविकसित केंद्रक उपस्थित। अब देखो जब हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्र कैसा है, अनुपस्थित है, तो इसमें हमारे कोशिकांग भी अनुपस्थित होंगे। यानी जो हमारे कोशिकांग अनुपस्थित होंगे वो भी वो भी हमारे अनुपस्थित होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि सभी कोशिकांग अनुपस्थित। जब हमारे इसमें विकसित केंद्र उपस्थित होगा तो इसमें हमारे कोशिका, सॉरी, इसमें हमारे कोशिका, सभी कोशिकांग जो होंगे वो कैसे होंगे, उपस्थित होंगे। यानी कि इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित, सभी कोशिका उपस्थित। उपस्थित यानी कि हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। एग्जाम्पल सूत्रकड़ी का,
कड़ी का गोल्जी बॉडी। अब यूकैरियोटिक में, यानी कि जब इसमें अनुपस्थित होंगे तो इसमें जो हमारे ये वाले कोशिका होंगे ये तो अनुपस्थित होंगे, यानी कि सूत्र कड़ी का सूत्र कड़ी का जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कैसे होंगे ये, इसमें अनुपस्थित होंगे। और लाइसोसोम भी अनुपस्थित होगा, यानी कि लाइसोसोम भी अनुपस्थित। लाइसोसोम जब इसमें अनुपस्थित होगा तो इसमें भी, इसमें उपस्थित होगा। लाइसोसोम। अब जो अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अपवाद है जो दोनों में समान रहता है, वो क्या पाए जाते हैं, हमारे राइबोसोम। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं, यानी कि अपवाद है इसका एक। अपवाद राइबोसोम। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा। यानी जो हमारा राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा, तो इसे नोट कर लें। अब देखो जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या करता है, हमारे पीढ़ी दर गुण लेकर जाता है। यानी कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है वो पीढ़ी दर क्या लेकर जाएगा, हमारे गुण लेकर जाएगा। यानी कि अनुवांशिक पदार्थ यानी कि ये क्या होता है, ये हमारे पीढ़ी दर गुण ले जाने का कार्य करता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण ले जाता है। तो जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है ये पहला कैसे बनता है, डीएनए होता है एक तो। डीएनए, डीएनए के बाद क्या बनता है, यानी कि डीएनए के बाद बनेगा हमारा क्रोमोटिन। क्या बनेगा हमारा क्रोमोटिन। और क्रोमोटिन के बाद बनेगा हमारा क्रोमोटिन, यानी कि फिर बनेगा हमारा क्रोमोटिन। फिर क्रोमोटिन के बाद क्या बनेगा हमारा, यानी कि जब हमारा क्रोमोटिन बन जाएगा फिर क्या बनेगा हमारा, फिर बनेंगे हमारे गुणसूत्र। यानी कि पहले डीएनए, डीएनए के बाद क्रोमोटिन, और क्रोमोटिन के बाद क्रोमोटिन, क्रोमोटिन के बाद गुणसूत्र। गुणसूत्र देखो ये जो हमें इस तरफ ऐसे श्रृंखला दिख रही है ये क्या सी श्रृंखला है, एक सघन श्रृंखला है। यानी कि जो ये हमने अनुवांशिक पदार्थ की जो श्रृंखला बनाई है ये पहले डीएनए, क्रोमोटिन, क्रोमोटिन और फिर गुणसूत्र। तो ये कैसी वो है, यानी कि जो ये डीएनए क्रोमोटिन की संरचना समझाई है मैंने आपको, तो ये कैसी है, सघन संरचना है। यानी कि सघन संरचना, इस तरीके से ये सघन संरचना है। सघन संरचना यानी कि पहले डीएनए, फिर क्रोमोटिन और फिर गुणसूत्र। यानी मानो पहले ऐसे, फिर ऐसे डबल हो गए, फिर उसके बाद ऐसे चोल चोल हो गए, फिर उसके बाद ऐसे। ये कैसे सघन संरचना है, यानी कि जैसे ये आगे चलेगी वैसे ही उलझते चली जाएगी, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये सघन संरचना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। मैं अगले लेक्चर में उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो फिर मिलते, और हाँ, जो मैंने पढ़ाया आपको इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
और जो आज मैंने पढ़ाया उसकी एनसीईआरटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और उस एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन भी यानी कि एमसीक्यू भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यानित चैनल पर।